गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, प्रोफेसर इन फार्मेसी डिपार्टमेंट एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म पार्ट थर्ड। जीपेट का जो फार्मास्यूटिक सिलेबस है उसी से ये टॉपिक लिया गया है। लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस के अंदर हमने डिस्कशन किया था डिफरेंट डोजेस फॉर्म। फर्स्ट सेशन जो हमारा कंसर्न था वो था हमारा डिफरेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म से, जिसके अंदर हमने टेबलेट के भी सब टाइप्स पढ़े थे और फिर कैप्सूल डोजेस फॉर्म के बारे में हमने बात की थी। और जो हमारा सेकंड सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में और साथ साथ डिस्कशन किया था ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के बारे में। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म हमारे पास में लिक्विड फॉर्म के अंदर भी थी, सॉलिड फॉर्म के अंदर मैंने पाउडर फॉर्म बताया था, टैल्कम पाउडर जिसे आप यूज़ करते हैं, और सेमी सॉलिड। जब भी हम टॉपिकल की बात करते हैं तो सेमी सॉलिड अपने आप ही हमारे माइंड में आता है। आयोडेक्स की बात करें, वैसलिन की बात करें, डिफरेंट ओटीसी प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमने लिनीमेंट की बात की है, लोशन की बात की है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे कैसे हैं, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के थे जो डायरेक्टली स्किन पर अप्लाइड किए जाते थे। अभी हम बात करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। ये जो पार्ट थर्ड है ये कंसर्न किया गया है किससे, रेक्टल डोजेस फॉर्म से। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आप सपोजिटरीज के बारे में जानते हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज है, रेक्टल सपोजिटरीज है, पीसरीज के नाम से भी इसे आप जानते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म जब भी नाम आएगा तो आपको अपने माइंड के अंदर रखना है आई प्रिपरेशंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आई प्रिपरेशंस जो जो होती हैं हमारे पास वो सभी हम ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओटिक डोजेस फॉर्म में क्वेश्चंस आया था, नॉर्मल नेम है लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी अलग दी गई तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ओटिक डोजेस फॉर्म जब भी नाम आए तो आपको बात करनी है ईयर प्रिपरेशंस की। किसकी बात करनी है हमें, ईयर प्रिपरेशंस की हमें यहाँ पर बात करनी होती है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म है जिन्हें हम आज के सेशंस के अंदर कंप्लीट करेंगे और ये देखेंगे कि ये डोजेस फॉर्म एक दूसरे से कैसे अलग है और क्या इनके बेनिफिट्स हैं। एक से ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म ओटिक डोजेस फॉर्म में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और इन्हें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर हमने अलग अलग किया है। क्या ये सॉलिड फॉर्म के अंदर हो सकती है, क्या ये सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर हो सकती है। इस तरह के कंपैरिजन मोड में हमें इसको स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेक्टल डोजेस फॉर्म। रेक्टल डोजेस फॉर्म के अंदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सपोजिटरीज के नाम से जानते हैं। अब जो भी रेक्टल डोजेस फॉर्म है इसका सबसे प्रायोरिटी या हम बात करें सबसे प्रिंसिपल पॉइंट क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास में रेक्टल डोजेस फॉर्म होगी इसकी प्रायोरिटी हमें ये रखनी है कि शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर पर क्या हो जानी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए। अगर ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगी तो इसका हमें इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। यही हमारा प्राइमरी कंसर्न है किसके लिए, रेक्टल डोजेस फॉर्म के लिए। रेक्टल डोजेस फॉर्म नाम इंडिकेट करता है रेक्टम के अंदर अप्लाइड की जाएगी, वेजाइनल डोजेस फॉर्म वेजाइना के अंदर अप्लाइड की जाएगी। जहां भी हम इसे रेक्टम के अंदर चाहे अप्लाइड करें चाहे हम वेजाइना के अंदर इसे अप्लाइड करें, लेकिन ये मेल्ट होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर पर। बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर ये डोजेस फॉर्म क्या होनी चाहिए, मेल्ट होनी चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चंस कॉमन सेंस के बेस पर हम अपने आप निकाल सकते हैं कि ये जो डोजेस फॉर्म है इनकी स्टोरेज कंडीशन भी कैसी है, स्पेसिफिक है। अगर हम इसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख दे जहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री है, 35 डिग्री भी है, तो ये मेल्ट हो जाएंगी तो ये टेबलेट अपनी पैकेजिंग के अंदर ही क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी। तो इनको स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस के अंदर भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम रखेंगे, यूजली इनको जो स्टोर किया जाएगा 8 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्टोर किया जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये जानना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस है जो हमें याद रखना है। इसको नॉर्मल मेडिकल स्टोर में हम काउंटर के अंदर नहीं रख सकते, सेल्फ के अंदर नहीं रख सकते, शुड बी फ्रीज्ड। हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन के अंदर रखना पड़ेगा जहां पर टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 8 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये प्राइमरी कंसर्न है जो हमें याद रखने हैं। अब पर्टिकुलर इस डोजेस फॉर्म के अंदर जो हमारा मेडिकामेंट होता है, ये मेडिकामेंट सिंगल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशंस के अंदर भी होता है, और इसको हम एप्रोप्रिएट सपोजिटरीज बेस के साथ में क्या करते हैं,
फॉर्मुलेट करते हैं। आपको अलग से पूरा टॉपिक स्पोस्ट्रीज रेक्टल डोजेस फॉर्म का डिस्कस किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। अभी हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म की बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी डोजेस फॉर्म देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पोस्ट्रीज से। किससे स्टार्ट करते हैं? स्पोस्ट्रीज से। ये हमारे पास फ्रेम है स्पोस्ट्रीज का, डिफरेंट साइज के अंदर अकॉर्डिंग टू फ्रेम हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इसका साइज भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेम। ये इसका वेट 500 mg भी हो सकता है, 850 mg भी हो सकता है, और इवन 1 ग्राम तक भी हो सकती है। अब हम बात करें स्पोस्ट्रीज है क्या, अगर हम बात करें स्मॉल, हमारे पास सॉलिड मेडिकेटेड मास है। कैसा है? सॉलिड मेडिकेटेड मास है, जो यूजुअली मेल्ट हो जाना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसकी कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट हमें क्या थोड़ा सा फैसिलिटी देती है, इजीली क्या हो जाता है? एडमिनिस्टर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? इजीली एडमिनिस्टर्ड हो जाती है। मोस्ट कॉमनली हमें इसकी कौन सी शेप देखने को मिलती है? कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने बात की दैट आर इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। हम अगर रेक्टम के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका नाम रेक्टल स्पोस्ट्रीज हो जाएगा। वेजाइना के अंदर अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो वेजाइनल स्पोस्ट्रीज हो जाएगा, और वेजाइनल स्पोस्ट्रीज को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं? पिसरीज कहते हैं। पिसरीज वर्ड हमेशा याद रखेंगे आप, किसके लिए यूज किया जाता है? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं बताना कि पिसरीज रेक्टल स्पोस्ट्रीज है। यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करें पिसरीज टर्म्स यूज्ड फॉर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज होना चाहिए, न कि हमारा आंसर रेक्टल स्पोस्ट्रीज होना चाहिए। डिपेंड किया है हमने ये क्यों नाम दे दिए, क्योंकि हम इसको कहाँ पर प्लेस्ड कर रहे हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या है, उसके बेस पर हमने क्या किया है, इसको अलग अलग नाम दिए हैं। अब मैंने आपको बताया इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पर ये कैसी हो जानी चाहिए? मेल्ट हो जानी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है। अगर ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगी, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमें जो अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल इसका जो रिस्पॉन्स चाहते हैं हम, डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो हमें नहीं मिलेगा। ये हमें याद रखना है। क्लियर है? तो अप्रोप्रिएट हमें स्पोस्ट्रीज बेस के साथ इसको क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमा। क्या बात करते हैं? एनीमा। आपने मोस्ट कॉमनली एनीमा टर्म सुनी है। एनीमा हमारा जो फीसेज है उसको बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम यूज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। आफ्टर सर्जरी ऑपरेशंस हमेशा इसकी नॉर्मली हमें नीड पड़ती है। देखते हैं हम एनीमा किया जाता है आफ्टर सर्जरी के बाद। यूरिन और फेसेस आने में सम टाइम प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम हम जैसे कि सर्जरी के जो कॉमन प्रोसीजर हैं या जो ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंसर्न हमारा एनीमा रहता है। वाइडली यूज्ड होता है, आफ्टर सर्जरी यूज होता है। अब ये क्यों यूज होता है? फॉर रिमूवल ऑफ फीसेज। अब फीसेज को रिमूव करने के लिए रेक्टम के अंदर हमारा फीसेज यानी कि अनडाइजेस्टेड हमारा जो फूड है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से आया है, लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम पार्ट्स है जहां पर हमारा फीसेज स्टोर है, वहां से इसको क्या करना है? रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं? एनीमा यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, जब भी मैंने स्पोस्ट्रीज की बात की तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये हमारे पास में क्या है? सॉलिड मेडिकामेंट है, मास जैसा मेडिकामेंट होता है। लेकिन जब हम एनीमा की बात करेंगे तो ये हमारे पास में कैसा है? लिक्विड मेडिकामेंट है। इसको हम कहां पर डालते हैं? रेक्टम के अंदर डालते हैं या कोलन के अंदर डालते हैं? वाया द एनस, थ्रू द एनस हम इसको एंटर करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका है सिक्कम, दूसरा पार्ट है इसका कोलन, तीसरा पार्ट है हमारा रेक्टम। ठीक है। फाइनली हमारे पास होता है एनस, जहां से फीसेस को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो रेक्टम पार्ट है यहाँ पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। इस अनडाइजेस्टेड फूड को आप फीसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसेस कहते हैं, जो यहाँ पर क्या है? स्टोर है। ओके। इस फूड को बाहर निकालना है, अनडाइजेस्टेड फीसेज है, इससे हमने बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए हम एनीमा, जो भी हमारे पास में एनीमा है, अभी हम टाइप्स की भी बात करते हैं, इस एनीमा को इंसर्ट कहाँ करेंगे? रेक्टम के अंदर करेंगे। अगर रेक्टम के अंदर
नहीं करें तो मैक्सिमम हम इसको कहाँ तक डाल सकते हैं, कोलन तक डाल सकते हैं। डिपेंड करता है सीवियरिटी केसेस कैसा है, हमारा जो फीसेस है वो हार्ड फॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, निकल नहीं रहा है, या हम बात करें सीवियर हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आ गई है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज लग गए हैं, हमारा इजी रिमूवल नहीं हो रहा है और हमारा जो फीसेस है वो 4-5 दिन से बाहर नहीं आया है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है, उसमें से वाटर का अमाउंट क्या हो गया है, लगभग खत्म हो गया है, काफ़ी हार्ड हो गया। तो उस कंडीशंस के अंदर हम इस एनीमा को यूज करते हैं। हम कोलन तक भी इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू किसके जाएगा, एनएस के थ्रू होके जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। किसके बेस पर ये जो एनीमा मैंने बनाया है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि ना इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट, तो इसके अंदर हमेशा कॉमन रहेगी एनएस के थ्रू। रेक्टम के अंदर नॉर्मली हम इसको अप्लाइड करते हैं या कभी कभी हम कोलन में डाल सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, हमने इस एनीमा को टू टाइप से कैटेगराइज कर दिया है। पहली जो हमारे पास में कैटेगरीज है वो है इवेक्वेंट एनीमा एंड दूसरी है रिटेंशन एनीमा। इवेक्वेंट एनीमा एंड रिटेंशन एनीमा आर द टाइप्स ऑफ एनीमा बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी के अंदर ये अप्लाइड करते हैं, दोनों का प्रोसीजर अप्लाइड करने का बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले इवेक्वेंट एनीमा की बात करते हैं। क्या होता है, यूज्ड एज ए बोवल स्टिमुलेंट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशंस। मैंने तुम्हें कहा ना कॉन्स्टिपेशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, बोवल स्टिमुलेंट है। बोवल स्टिमुलेंट का मतलब हमारा जो फीसेज है उसको हमने बोला है, इस फीसेस को रिमूव करेगा, फीसेस रिमूवल को इंक्रीज कर देगा, ये इसको स्टिमुलेट करता है। इसके अंदर एक्चुअलिटी एनीमा जाके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, जिससे ये हमारा जो बोवेल है, फीसेज है, बाहर की ओर आएगा थ्रू द एनस। अब इसके अंदर केमिकली क्या होता है इसकी हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी क्वांटिटी हमेशा याद रखना हमेशा ज़्यादा होती है। एवेक्वेंट एनीमा की जब भी हम बात करेंगे, ये मैक्सिमम हमको याद रखना है 2 लीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 लीटर तक हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसको यूज किया जाता है, ये याद रखना है। केमिकली इसके अंदर सॉफ्ट सोप का सोल्यूशंस होता है। क्या होता है, सॉफ्ट सोप सोल्यूशन होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एनीमा भी हमें देखने को मिलता है, तो सॉफ्ट सोप सोल्यूशंस को हम एनीमा की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। इसका सॉल्यूशंस हमें मैक्सिमम 2 लीटर तक देखने को मिलता है, लेकिन इसको यूज करने से पहले इंस्ट्रक्शंस हमें क्या याद रखनी है कि इस लिक्विड प्रिपरेशंस को हम यूज करने से पहले हल्का सा वार्म करेंगे। क्या करेंगे, हल्का सा हम इसको गर्म करते हैं, याद रखना है हमको। दे शुड बी वार्म टू बॉडी टेम्परेचर बिफोर एडमिनिस्टर्ड। अब इसको गर्म करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर दिया है और फिर आप पेशेंट के डाल रहे हो, तो पेशेंट तो अनकंफर्ट हो जाएगा। उसको बिल्कुल वार्म लिक्विड उसके विजाइना के अंदर जाएगा, या हम बात करें उसके रेक्टम के अंदर जाएगा थ्रू द एनस होते हुए, तो एनस की जो लेयर है वो तो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, अनकंफर्ट फील होगा। तो याद रखना है इसको जब भी हम वार्म करेंगे, नॉर्मल वार्म करेंगे बिलो द बॉडी टेम्परेचर, या अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हम इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे। स्पोस्ट्रीज 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जानी चाहिए। इसको हम ऑलरेडी वार्म करके यूज करते हैं, जबकि स्पोस्ट्रीज के केस के अंदर हम ऐसा नहीं करते, वो तो अंदर जाकर मेल्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम एक स्पेसिफिक क्लास पढ़ लेते हैं, रिटेंशन एनीमा। रिटेंशन एनीमा इज ए टाइप ऑफ द इवेक्वेंट एनीमा। डजंट मैटर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, सेम प्रोसीजर है, अप्लाइड भी सेम तरीके से ही हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी वाइज हम इससे क्या बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 100 ml के आसपास हम इसको मैक्सिमम क्वांटिटी बता रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम हमारे पास में कितना हो सकता है, 100 ml हो सकता है। मैक्सिमम है तो ये नॉर्मल बात है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनीमा विच आर यूज्ड दैट इज द इवेक्वेंट एनीमा। सीवियर केसेस के अंदर हम रिटेंशन एनीमा देते हैं। जब पर्टिकुलर हमें कोई मेडिकामेंट, इसके साथ स्पेसिफिक मेडिकामेंट हमें यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो हम इस टाइप का एनीमा देंगे। क्लियर है, नहीं तो बेसिक जो हमारे पास में एनीमा है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट सोप एनीमा होता है एंड मैग्नीशियम सल्फेट एनीमा होता है। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये हमने क्या बात की, एनीमा की बात की। इससे पहले हमने स्पोस्ट्रीज की बात की।
अब हम बात करते हैं कुछ वेजाइनल डोजेस फॉर्म की। किसकी बात करते हैं? वेजाइनल डोजेस फॉर्म की। अब मैंने जब यहाँ पर लिख दिया वेजाइनल डोजेस फॉर्म, यानी कि वेजाइना के अंदर हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स कौन सी हो गई है? वेजाइना हो गई है, फीमेल बॉडी पार्ट्स का वेजाइना पार्ट्स। जब भी वेजाइनल स्पोस्ट्रीज की बात करेंगे, यानी कि दूसरे शब्दों में हम इन्हें क्या कह सकते हैं? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज। और ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया, अभी मैं हमारी जो फर्स्ट स्लाइड थी जो हमने सबसे पहले पढ़ा है, जब भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया वेजाइनल स्पोस्ट्रीज की, तो वेजाइनल स्पोस्ट्रीज के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि इसको हम क्या कह सकते हैं? पिसरीज कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे पिसरीज की क्लास ली है, क्योंकि कई बार पिसरीज पूछा जाता है व्हाट इज पिसरीज। तो पिसरीज माइंड में आते ही आपको बोल देना है दैट आर द वेजाइनल स्पोस्ट्रीज, नोट द रेक्टम स्पोस्ट्रीज। ये आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस है डिजाइंड फॉर इंसर्टन इनटू द वेजाइना। वेजाइना के अंदर क्या हो जाए, हमें क्या करेंगे? इसको इंसर्ट करेंगे और वहां पर ये क्या हो जानी चाहिए? मेल्ट हो जानी चाहिए। मेल्ट क्यों होगी? क्योंकि वहीं पर अगर मेल्ट होगी तो इसका हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। अब मेल्ट किस टेम्परेचर पर होगी? हमारा जो वेजाइना का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर ही है, दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है। जो भी हम फॉर्मुलेशन करेंगे स्पोस्ट्रीज के अंदर, जो स्पोस्ट्रीज बेस हम डालेंगे, इट शुड बी क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम बात करें कि ये जो हमारे पास में टाइप ऑफ पिसरीज है या टाइप ऑफ स्पोस्ट्रीज है, इसको हमने फॉर्मुलेशन के बेस पर, फॉर्मुलेशन मेथड के बेस पर टू टाइप से कैटेगराइज कर दिया। किस बेस पर किया है? फॉर्मुलेशन के मेथड के बेस पर। पहला जो हमारे पास में यहाँ पे मेथड है, दैट इज द मोल्डेड पिसरीज, एंड सेकेंड वन इज कंप्रेस्ड पिसरीज। नाम इंडिकेट कर रहा है। मोस्ट कॉमन जो शेप हमारे पास देखने को मिल रही है वो कौन सी है? कोन शेप्ड है, जो वाइडली यूज्ड होती है। इस कोन शेप्ड जो मोल्डेड पेस्ट्रीज है, इसका जो हम फॉर्मुलेशंस बना लेते हैं, मेडिकामेंट्स, पोस्ट्रीज बेस ले लेते हैं, प्रिजर्वेटिव ले लेते हैं, इन सब कॉम्बिनेशंस को हम पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। और भी फ्रेम हमारे पास कोन शेप्ड का भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म का भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? कोन शेप्ड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका हमें क्या मिलता है? इजीली क्या हो जाती है? ये एडमिनिस्टर्ड हो जाती है। कम फीलिंग्स आती है पेशेंट को कि ऐसा वेजाइना के अंदर कुछ इंसर्ट हो रहा है। याद रखें आप इस चीज को। इसी कारण से हम मोस्ट प्रेफर्ड शेप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर हम मोल्डेड कर रहे हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं। जैसे कि एक चित्रकार कोई मूर्ति बनाता है तो फ्रेम के अंदर उसको फिट कर देता है, तो फ्रेम के बाद वो ढांचा अपने निकाल लेते हैं। तो वो टाइप जो मेथड है वो क्या है? हमारे पास मोल्डेड पिसरी का है। सिमिलर मैनर्स के अंदर हम बात करते हैं कंप्रेस्ड पेस्ट्रीज। ये जो पेस्ट्रीज है वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर बनाई जाएगी, अलग अलग वैरायटी अकॉर्डिंग टू अलग अलग नीड की फॉर्म के अंदर बनाई जाएगी। ये हमारे पास स्फेरिकल शेप के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, जिसे आप ओवल शेप भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, और फिर रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। कहने का मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लाइक डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि शेप हमें टेबलेट की फॉर्म के अंदर मिलती है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी हमें ये मिल सकती है। तो ये जो हमारे पास टेबलेट की फॉर्म के अंदर सॉलिड मेडिकामेंट होता है, जो कंप्रेस्ड मेथड से बनाया जाएगा। कंप्रेस्ड मेथड मेडिकामेंट को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस्ड कर रहे हैं, जैसा कि हम टेबलेट फॉर्मुलेशंस के अंदर करते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड है ये, यहाँ पर हमें नया कुछ भी नहीं मिला है। हमारा जो कॉम्बिनेशन है सेम है, मेथड अलग अलग कर दिया, उसके बेस पर हमने पिसरीज को यहाँ पे टू टाइप से डिवाइड किया है, मोल्डेड पिसरीज, कंप्रेस्ड पिसरीज। कंप्रेस्ड पिसरीज डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर अवेलेबल है, जबकि मोल्डेड पिसरीज ऑलवेज कौन शेप के अंदर हमें मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज आप और याद रखें कि ये जो हमारे पास में मोल्डेड पिसरीज है ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। मैक्सिमम कॉमनली यूज जो पिसरीज होती है दैट इज द मोल्डेड पिसरीज होती है। पिसरीज नाम बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास में क्या है? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज है। क्या है? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज है। इंडिकेट कर रहा है अपने आप पिसरीज कैन बी यूज्ड इन द मेल, नहीं, कहां पर यूज होगी? वेजाइनल स्पोस्ट्रीज वेजाइनल रेक्टम के अंदर होगी, तो that is the rectum spostry. Rectum spostry is used in male and female both, but pistries or vaginal spostry is used
ओनली एंड ओनली इन द फीमेल, तो नाम इंडिकेट करता है, विजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे उसको बोलेंगे। नेक्स्ट फिर हम बात अभी करते हैं यहाँ पे पेरेंटल डोजेस फॉर्म की। पेरेंटल डोजेस फॉर्म अलग से हमने एक सेक्शन इंक्लूड किया है इसी के अंदर। ये हमारे पास में पेरेंट्रल, जब भी हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, जो भी हमारे पास में डोजेस फॉर्म है यहाँ पर, ये डोजेस फॉर्म डायरेक्टली एंटर होती हैं। क्या बात कर रहा हूं? डायरेक्टली एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। कहां पर एंटर होंगी? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होंगी, ये हमें याद रखना है। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये डोजेस फॉर्म एंटर हो रही है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में जा रही है, तो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमें क्या होनी चाहिए? दे शुड बी स्टेरिलाइज्ड। क्या होने चाहिए? शुड बी स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। अब ये स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हमें नहीं प्रेजेंस चाहिए। अगर होगा तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट पहुंचेगा और टॉक्सिक इफेक्ट कोज करेगा। सेकंड थिंग, ये जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है जो हम इंजेक्शन फॉर्म के अंदर इंड्यूस करते हैं, इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? पेनफुल प्रोसीजर है। ये कैसा है बच्चों? पेनफुल प्रोसीजर होता है। और सेल्फ मेडिकेशन नॉट पॉसिबल। सेल्फ मेडिकेशन नॉट पॉसिबल। ये हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, इस डोजेस फॉर्म की क्या एडवांटेज है और क्या ड्रॉबैक है, ये तो ड्रॉबैक की बात की। अब अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, ये तो मैंने डिसएडवांटेज की आपसे बात कर ली, भाई ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि पेनफुल प्रोसीजर है, सेल्फ मेडिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। एक ट्रेंड नर्स या डॉक्टर इंसर्ट करेगा बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे। थोड़ी देर में देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, किसकी बात करूं? एडवांटेज की बात करूं तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट है ये मेरे पास, बेस्ट डोजेस फॉर्म है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन तुरंत चाहिए, काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर हो रहा है, तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास में बेस्ट डोजेस फॉर्म है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफी ज्यादा हमें फास्ट मिलता है। क्यों फास्ट मिल रहा है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर ना तो किसी भी टाइप का डिसइंटीग्रेशन प्रेजेंट है जैसा कि टेबलेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ना ही किसी तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ये तो डायरेक्टली कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है। डायरेक्टली मैंने बोला ब्लड में जा रही है, तो ब्लड में डायरेक्ट पहुंच गई, तो वहां पे ना तो हमें डिसइंटीग्रेशन की नीड रही है, ना हमें एब्जॉर्प्शन की नीड रही है। तो ये जो टाइम था, ये हमारा टाइम क्या हो गया है? बच गया है। इस टाइम्स को बचने के कारण ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें जल्दी मिल गया है, जो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जो हमारे पास में पेरेंटल डोजेस फॉर्म है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 30 सेकेंड और ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। 60 सेकेंड्स के अंदर हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है, 30 सेकेंड के अंदर ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की, आईवी का मतलब है इंट्रावेनस वेन के अंदर अगर हमने ये ड्रग को इंड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन, तो हमें 30 और 60 सेकेंड्स के अंदर ऑलमोस्ट इसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर वे के अंदर मैं अदर डोजेस फॉर्म यूज करूं, जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं टेबलेट की बात कर लूं या कैप्सूल की बात कर लूं, तो उनका इफेक्ट आने में, जैसे मैं बात कर लूं टेबलेट की या हम बात कर लें कैप्सूल की, इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन इनका जो होता है लगभग हमें मिलता है 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर, यानी कि कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, ये हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्शन हमें क्यों मिल रहा है? यहाँ पर ये एक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास में तो टेबलेट और कैप्सूल के पास में तो डिसइंटीग्रेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। जबकि मैं बात करूं किसकी? पेरेंट्रल की, तो पेरेंट्रल के अंदर ये दोनों केस कैसे हैं? हमारे पास में नहीं होते हैं। तो इसी कारण से पेरेंटल डोजेस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। हमें पेशेंट अगर अनकॉन्शियस कंडीशंस के अंदर है तो हम उसको
इसी डोजेस फॉर्म से ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उठ जा भाई टेबलेट खा ले, ऐसा तो अपने नहीं कर सकते हैं। तो ये पेरेंटल डोजेस फॉर्म है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हमने एंटर करने की बात की है। कुछ मैंने आपको एडवांटेज भी बताई है, कुछ डिसएडवांटेज भी बताई है। और रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये हमारी क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। मैंने रिक्वायरमेंट की भी यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करें, ये जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है पेनफुल प्रोसीजर है, अलग से हमें एक डिवाइस चाहिए होता है, दैट इज द इंजेक्शंस नीडल। अब हम बॉडी के किस पार्ट्स पे हम इसको इंसर्ट करते हैं उसके बेस पर पेरेंटल डोजेस फॉर्म को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज्ड किया है। तो हम बात करते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म, जब भी नाम आएगा तो हमने अपने दिमाग के अंदर एक वर्ड्स याद रख लेना है। एन इंजेक्शन इज ए इन्फ्यूजन मेथड ऑफ पुटिंग लिक्विड इनटू द बॉडी यूजुअली विद ए होलो नीडल एंड ए सिरिंज which is pierced थ्रू द स्किन टू ए सफिशिएंट डेप्थ। ये सफिशिएंट डेप्थ क्या होगी, इसके बेस पर ही हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनाई है। क्या बनाई है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म, इसके बेस पर ही हमने क्या की है, बनाई है। ठीक है, मटेरियल डालते हैं, इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर थ्रू द फोर्सफुली। तो हम बात करें इंजेक्शंस के थ्रू, हम इनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया है। ब्लड स्ट्रीम में अगर इनको डाला है तो हमने बात कर ली है, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारे पास स्टेरलाइट होनी चाहिए। ब्लड स्ट्रीम में डाला है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें कैसा मिल गया है, ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें तुरंत मिलता है, बस यही याद रखना है। अब डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम दिए हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म को, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जहां पर हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके बेस पर 3 टाइप्स हमने बनाए हैं। पहला है मेरे पास में इंट्रावेनस इंजेक्शन, दूसरा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तीसरा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। हम एग्जाम्पल भी देंगे, आपको बताएंगे कि इंट्रामस्कुलर हम कहाँ पर यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस हम कहाँ पर यूज करते हैं। एक बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आया था कि वैक्सीन इज द विच टाइप ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म है वैक्सीन या नहीं, वो भी हमें याद रखना है। अगर वैक्सीन है पेरेंटल डोजेस फॉर्म तो हम पोलियो वैक्सीन की अगर बात करें तो हम ओरल रूट से दे रहे हैं। अगर क्या पेरेंटल डोजेस फॉर्म वैक्सीनेशन इज द पेरेंटल डोजेस फॉर्म, यस हो सकती है। देन इफ यस, विच टाइप ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म, दैट इज द आईवी, इसका शॉर्ट फॉर्म आईवी है। ये हमारे पास में आईएम है और ये हमारे पास में क्या है, सबक्यूटेनियस रूट है। कौन सा है, सबक्यूटेनियस रूट है। तो कौन से रूट से हम दे सकते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें आईवी रूट की। देखिए आईवी रूट मोस्ट कॉमन मेथड है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है। जितने भी इंजेक्शन हमें नॉर्मली लगते हैं उन सब के अंदर जो आईवी मेथड है सबसे बेस्ट है, कॉमनली यूज होता है, देखने को मिलता है। इसके अंदर जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, नॉर्मल सी बात है भाई पेरेंटल डोजेस फॉर्म, अब मैं तुमको ये बताने चलूं कि ना यार ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है तो इससे बड़ी बात तो यार आपके लिए और मेरे लिए मूर्खता है अगर ये हम डिस्कशन करें तो। क्योंकि पेरेंटल डोजेस फॉर्म लिक्विड है ये बताने की नीड नहीं होती है, नॉर्मल सी बात है। लिक्विड ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना है, सॉलिड तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते, नाइदर हम सेमी सॉलिड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट तो अपने दिमाग में रखना है कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया वेन। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स हैं, 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। एक तो है हमारे पास में आर्टरीज और एक है हमारे पास में वेन। इन वेन के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स के अंदर जाने वाला है। सभी टारगेटेड ऑर्गन्स पर कौन जाने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने वाला है। जबकि हमारे पास में सॉरी इसके अंदर हमारा जो वेन है उसके पास में कौन सा ब्लड है, HbCO2 ब्लड है। ये कहाँ जाने वाला है, हमारा लंग्स पे जाने वाला है। कहाँ पे जाने वाला है, लंग्स पे जाने वाला है। और आर्टरीज के पास में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहाँ जाएगा, सभी ऑर्गन्स के पास जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है बच्चों कि ये जो हमारा
पेरेंटल डोजेस फॉर्म है आईवी, क्या हम इसको आर्टरीज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं? अगर आर्टरीज के अंदर इंसर्ट किया तो ये सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा तो वहां पर ये हाई टॉक्सिसिटी देगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है, एफिशिएंसी ब्लड की यहाँ पर ज़्यादा है ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। इसीलिए हम इसको कहाँ दे रहे हैं? वेन के अंदर देते हैं। और वेन मैक्सिमम सारी वेन्स कहाँ जाएगी? ऑर्गन से लंग्स के पास जाएगी। कैसे लंग्स के पास जाएगी? पहले वो जाएगी हार्ट के पास, थ्रू द हार्ट, पहले हार्ट के पास जाएगी। हार्ट के पास आईवीसी एंड एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होती है, और फिर ये कहाँ जाएगी? वहां से लंग्स के पास जाएगी। यानी कि ये हमारा एक वे है जो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में बताया है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारा जो आईवी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है उसको हमने वेन के अंदर डाला है। वेन के अंदर डालने से हमें रैपिड इसका रिस्पॉन्स मिलता है विद इन 30 सेकेंड और 60 सेकेंड्स के अंदर, जहां पर हमारा वेन का ये क्या कहते हैं ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से जो वेन के अंदर जाएगा, ये वेन हमारी जो होती है ये डायरेक्टली कहाँ जाती है? हार्ट के पास जा रही है थ्रू द सुपीरियर वेना केवा। तो जब ये हार्ट के पास जाएगी तो उसी टाइम ये ब्लड के अंदर अपना इफेक्ट दे देगी जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए इसका। ओके, अब हम बात करें अगर हम आर्टरीज के अंदर दे देंगे तो आर्टरीज तो कहाँ जा रही है? बॉडी ऑर्गन्स में जा रही है। अब वो हार्ट के पास तो बाद में पहुंचेगी तो काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट रहेगी वो ड्रग, उसका इफेक्ट हमें काफी लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, उसका वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिल जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जितने भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है हम आईवी देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंट्रा आर्टियल हमने डोजेस फॉर्म दी है या इंजेक्शन आर्टरीज के अंदर लगाया है हमने। ठीक है, तो एडवांटेज रैपिड ऑनसेट है। जितने भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है उसके अंदर आईवी का ऑनसेट ऑफ एक्शन मैक्सिमम होता है। याद रखना, मैंने ऑलरेडी तुमसे बात की 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं इसके बाद सेकंड, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। मैक्सिमम जितनी भी डोजेस फॉर्म है आईवी से दी जाती है। अब हम बात करें ये सब्सटेंस डायरेक्टली कहां पर हम इंड्यूस कर रहे हैं? मसल्स के अंदर कर रहे हैं। आईएम रूट है यहाँ पे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमें मसल्स के अंदर जो ड्रग इंड्यूस करनी है तो वहाँ पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज मेडिकामेंट की देखनी पड़ती है। विच टाइप ऑफ मेडिकामेंट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मसल्स। तो स्पेसिफिक जो हमारे पास केमिकल होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं? मसल्स के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जितने भी वैक्सीन होते हैं उनको हम कहाँ यूज करेंगे? इंट्रामस्कुलर हम यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग द मेडिकेशन में आइदर बी एब्जॉर्ब फेयरली क्विकली और मोर ग्रेजुअली। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर एक पैरामीटर कौन सा बढ़ा है? एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर बढ़ जाता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या है? प्रेजेंट होगा। जबकि अगर मैं आईवी की बात कर लूँ तो आईवी के अंदर एब्जॉर्प्शन स्टेप हमारे पास में नहीं है। अब अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, मसल से एब्जॉर्प्शन होकर वो कहाँ पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी। तो इट मीन्स थोड़ा सा क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? डिले हो रहा है ऑनसेट ऑफ एक्शन। हमारा जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ये हमें यहाँ पर सोचना है। ओके, तो ये हमारे पास में क्या था? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस था। अब हम बात करें इसी तरह से सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। क्यूटेनियस क्या है? हमारा जो सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस, एंड देन उसके नीचे हमारी जो लेयर होती है, ये सबसे ऊपर जो हमारी लेयर है एपिडर्मिस है। फिर इसके नीचे स्किन लेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके नीचे हमारे पास में क्या है? डर्मिस लेयर है। एंड फाइनली इसके नीचे, डर्मिस के नीचे हमारे पास स्पेसिफिक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब क्यूटिस लेयर कहते हैं। अब हमारा जो नीडल है, ड्रग है, वो कहाँ आनी चाहिए? बिलो द डर्मिस आनी चाहिए। याद रखें, इतनी डेप्थ हमारी स्किन की होनी चाहिए। जब ये कंडीशन आएगी तो इस तरह के इंजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। सब क्यूटेनियस मेथड से भी हम क्या एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं? वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों आपको क्या याद रखना है? वैक्सीन को हम आईएम एंड एससी रूट से एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। आईवी रूट से हम इसको एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि
वैक्सीन वास्तव में है क्या? लाइव और वीक एंटीजेनिक मटेरियल है। क्या है? एंटीजेनिक मटेरियल है। अगर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया और विग्रस फॉर्म ले लिया तो हो सकता है कोई डिजीज कोज हो जाए, टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ जाए। तो हम केयरफुली, हम क्या चाहते हैं, इसका इफेक्ट थोड़ा सा डिले आए अपने को। ओके, तो हम इसको सबक्यूटेनियस रूट के अंदर देंगे, डर्मिस के नीचे इसको अप्लाइड करेंगे। जब डर्मिस के नीचे अप्लाइड कर रहे हैं तो हमारा ये रूट कौन सा हो जाता है? सबक्यूटेनियस रूट हो जाता है, याद रखना है। अगर हम इसको मसल्स में डालेंगे तो आईएम रूट हो जाता है। वैक्सीन दोनों तरह से दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको ना एक एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, जो बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, तो हमें याद रखना है इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा? एससी रूट से किया जाता है। अब अगर मैं इंसुलिन को आईवी रूट से दे दूंगा तो इंसुलिन इमीडिएटली क्या कर देगा? हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। क्या कर देगा? हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा इमीडिएट, विद इन 30 सेकंड्स और 60 सेकंड्स के अंदर। अगर आईवी रूट से दे दिया तो पेशेंट को डायबिटिक शॉक हो सकता है और तुरंत उसकी डेथ हो सकती है। तो रिलीज धीरे हो, इफेक्ट उसका धीरे हो। हमने एम क्या किया है? हमारा एम सिर्फ यहाँ पर यही है, चाहे हमने आईएम की बात की, चाहे हमने सबक्यूटेनियस रूट की बात की, यहाँ पे हमने डिले किया है। क्या किया है? डिले किया है ऑनसेट ऑफ एक्शन। कैसे हमने ये डिले किया है? यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है इस डोजेस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्प्शन पैरामीटर को। अब ये मसल्स में जाएगा, क्यूटेनियस रीजन के अंदर जाएगा, वहां पे जाने के बाद इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होकर ये कहां पहुंचेगी? ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी और वहां पे अपना ये एक्शन देगी। जबकि आईवी रूट के अंदर हमने ऐसी कोई बात नहीं की, ना तो मैंने वहां एब्जॉर्प्शन की बात की है, ना मैंने वहां पे डिसइंटीग्रेशन की बात की है। यहाँ पे IMSC के अंदर डिसइंटीग्रेशन तो हमारा मिसिंग है, लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट है। इस कारण से इसका एक्शन कैसा हो गया है? डिले हो गया है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? विच इज द मोस्ट प्रेफर रीजन दैट ड्यू टू IM और SC parental dosage form have delay onset of action, that is the reason behind is absorption are present in SC and IM route, intramuscular route, whereas absorption is absent in the IV route, so onset of action is rapidly. ओके तो ये हमें याद रखनी है बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। किसकी बात कर रहे हैं? इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। इनहेल्ड डोजेस फॉर्म नॉर्मली हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए दे रहे हैं। क्या पर्पज है हमारा यहाँ पे? ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए हम नॉर्मली ये डोजेस फॉर्म देते हैं। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारे पास में कई टाइप्स के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम इनहेल डोजेस फॉर्म देखते हैं ना बच्चों, डिफरेंट पेशेंट के पास, तो अस्थमा के लिए नॉर्मली यूज होती है। आप देखते हैं उनके पास एक निम्बुलाइजर होता है, एक डिवाइस होता है जिसको वो इनहेल करते हैं प्रेशर के साथ। एक मीटर्ड अमाउंट के अंदर, एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ड्रग कहां जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, ट्रेकिया में जाती है। जो कन्वर्सन हुआ है उसको वो रिलैक्स करते हैं ताकि ब्रीथिंग उनको प्रॉपर आ सके। इसके अलावा अदर रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो जाती है, जैसे मैं ब्रोंकाइटिस की बात कर लूं, जैसे मैं लेरेंजाइटिस की बात कर लूं। लेरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया लैरिंग्स के अंदर, ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। तो यहाँ पर अब हम बात करें, जो भी हमारे पास डोजेस फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होगी? सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर होगी, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म के अंदर ये ड्रग हो सकती है। और इस ड्रग मिक्सचर्स को हम पर्टिकुलर प्रोपेलेंट के साथ, प्रोपेलेंट वो मटेरियल है, इस प्रोपेलेंट के अंदर ये ड्रग प्रेजेंट है, ये वो मटेरियल है जो पर्टिकुलर प्रेशर पर इस मिक्सचर्स को वेपर के अंदर बदल देगा और ये वेपर डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंचती है। इतना प्रेशर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे? हमारी प्राइमरी कंसर्न क्या रहता है अगर हम बात करें कि मीटर्ड डोज आनी चाहिए। हर बार क्या आनी चाहिए? मीटर्ड डोज एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि जो हमारा इनहेलर है, अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ? प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ड्रग मेरे लंग्स में पहुंचे। ऐसा नहीं कि ड्रग की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पहुंच गई है और उसने टॉक्सिक इफेक्ट दे दिए। हर बार मीटर से एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग होना चाहिए। अब इस ड्रग के अंदर ये जो प्रोपेलेंट है, इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल साइज हैं, उन पार्टिकल साइज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायामीटर क्या होना चाहिए? 50 माइक्रोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50
माइक्रोमीटर होना चाहिए या 50 माइक्रोन आप कह दीजिए, इससे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, याद रखना है हमें। अब हम बात करें, मैंने तुम्हें बताया मोस्ट वाइडली किसको यूज करने के लिए किया जाता है, अस्थमा को यूज ट्रीट करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। एड्रीनलिन आपने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सुना है, एड्रीनलिन का हम एडमिनिस्ट्रेशंस करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, देखने को मिलता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्बुलाइजर या ओटोमाइजर। ये थोड़ा सा क्या है, इनहेलर ही है, ये क्या है, इनहेलर ही है। जो इनहेलर से ये किस तरह से अलग है, थोड़ा सा ये क्या है, एक्सपेंसिव है। क्या है, एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड इनहेलर हम इसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है, इनहेलर ही है। ये जो हमारे पास निम्बुलाइजर है, निम्बुलाइजर इज ए डिवाइस यूज्ड टू एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन टू ए प्यूपिल इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड मिस्ट इन द एयरवेज। इट इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीटिंग अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। अदर रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर मैंने तुम्हें बताया है फेरेंजाइटस, अभी नाम लिया मैंने आपको, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, प्लूरेसी डिजीज हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना। फिर हम बात करें एम्फीसेमा हो गया है, क्या हो गया है, एम्फीसेमा हो गया है। तो ये हमारे पास में अदर रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का निम्बुलाइजर्स यूज करते हैं। निम्बुलाइजर्स हमें एश्योर कर देता है कि जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो 5 ml ड्रग्स मेडिकामेंट ड्रॉपलेट फॉर्म के अंदर सही स्पीड से कहाँ पहुँचेंगे, लंग्स तक पहुँचेंगे। नॉर्मली जो इनहेलर होते हैं, अगर हमने उसको प्रेस किया तो ड्रग का अमाउंट तो क्या हुआ है, प्रॉपरली निकल गया, ड्रग का अमाउंट क्या है, प्रॉपरली निकल गया, बट वो इतने ज़्यादा प्रेशर से नहीं निकले कि वो ड्रग हमारे लंग्स तक पहुंची हो सकता है वो हमारे ट्रेकिया तक की पहुंची हो सकता है वो हमारे ब्रोंकियाई तक की पहुंची हो, आगे लंग्स तक नहीं पहुंची, प्राइमरी ब्रोंकियाई तक ही पहुंची। तो हमें यहाँ पर क्या बात करनी है, साइट को भी एश्योर करना है और अमाउंट को भी। दूसरे शब्दों में मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास में निम्बुलाइजर होते हैं, ये बेटर क्यों होते हैं, क्योंकि ये अमाउंट को तो कंट्रोल करते ही हैं और साथ में स्पीड भी इनकी कंट्रोल में रहती है। ये दोनों अगर हमारे पास में कंसर्न होंगे, जब भी हमारी ड्रग पर्टिकुलर साइट तक पहुंच पाएगी, जब भी हमें रिलीफ मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एम्फीसेमा के लिए ट्रीट कर रहे हैं, अगर मैंने ऑर्डिनरी इनहेलर ले लिया, मैंने उसको प्रेस किया, अमाउंट सही निकला है, लेकिन वो इनहेलर कहाँ तक गया है, मेरे ब्रोंकियाई तक की गया है, आगे नहीं पहुंचा है लंग्स तक। प्राइमरी ब्रोंकियाई तक की गया, अब सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी ब्रोंकियाई तो लंग्स के अंदर है, वहां तक नहीं पहुंचा है, तो एम्फीसेमा कैसे ट्रीट होगा, एम्फीसेमा तो एल्वेओई के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, वहां पे हमें ड्रग चाहिए। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और अमाउंट भी। ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें, दोनों एम किसके अंदर मिलते हैं, निम्बुलाइजर्स के अंदर मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। ओटोमाइजर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। स्वीयर जो हमारे पास रेस्पिरेटरी अस्थमेटिक अटैक आते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, निम्बुलाइजर डालते हैं। दूसरी बात, जब भी हम निम्बुलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर निम्बुलाइजर्स के अंदर अगर हमारे पास कोई पोटेंट ड्रग है जो काफ़ी हाईली इफेक्टिव है, साल्बुटामोल टाइप की अगर हमारे पास में ड्रग है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जा रही है, तो उस ड्रग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, निम्बुलाइजर्स यूज करते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी पोटेंट ड्रग है, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, काफ़ी हाई इफेक्ट हमें देती है, तो ये हमें यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर बात को रखनी है, निम्बुलाइजर्स यहाँ यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म की। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया स्टूडेंट्स की ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म यानी कि डोजेस फॉर्म है इंसर्टेड इनटू आई। कहां पर हम इनको इंसर्ट करेंगे, आई के अंदर इंसर्ट करेंगे। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, आई प्रिपरेशंस हैं। क्या है, आई प्रिपरेशंस हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहला कंसर्न क्या रखना पड़ता है, सबसे पहला कंसर्न रखना पड़ता है हमारा जो आई का पीएच है, उस पीएच से, हमारा जो आई पीएच है उस पीएच से ये जो हमारी आई प्रिपरेशंस हैं, इनका जो पीएच है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये पीएच, हम ये चाहते हैं कि ये पीएच कैसा हो, सेम हो।
इसके अंदर जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा, इस पीएच में जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा, उतना ही हमें क्या होगा, इरिटेशन फील होगा, उतना ही हमें क्या होगा, इरिटेशन फील होगा। ये कंसर्न हमें यहाँ पे रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, हम आई प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि जो मेडिकामेंट है वो स्पेसिफिक पीएच तक स्टेबल बना रहेगा। अब उस पीएच से अगर मैं उसको अलग कर दूं तो अनस्टेबल हो जाएगा, ड्रग हमारी डिग्रेड हो जाएगी। अब वो जिस पीएच पर स्टेबल है हमारी आई प्रिपरेशंस, अगर वो पीएच आई पीएच से काफी ज्यादा वेरिएबल है, 2 या 3 पीएच का डिफरेंस है, तो उस प्रिपरेशंस को जब मैं आइज के अंदर इंसर्ट करूंगा तो आइज के अंदर क्या मिलेगा, मुझे काफी ज्यादा इरिटेशन होगा, पेन होने लगेगा, पेशेंट अनकंफर्ट होगा, तो पेशेंट उसको लेगा ही नहीं, दोबारा एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं करेगा। तो हम क्या बात करते हैं, हमारा जो आई प्रिपरेशंस है उसका पीएच हम यही कोशिश करते हैं, प्राइमरी एम यही रहता है कि वो उसका पीएच आई की पीएच के सेम हो। पहली बात ये हमने की यहाँ पे। अब हम इसी तरह से दूसरी बात करते हैं, हमारी जो ये आई कैविटी है, आई ऑर्बिटल है, इसके साइज पर, साइज ऑफ आई ऑर्बिटल बीटल पर नो इफेक्ट है। अगर हम यहाँ पर हम कहें कि आइस के अंदर हम मैक्सिमम डोज दे देंगे, ज़्यादा डोज देते जाएंगे, तो क्या ज़्यादा डोज पहुँचेगी, क्या आइस के अंदर नहीं पहुँचेगी। हमारा जो आईबॉल है, हमारा आई ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैंने ड्रग इंड्यूस कर दी, ड्रग कम गई, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप ज़्यादा ड्रग डाल दोगे तो ड्रग ज़्यादा चली गई, नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, फाइनली आपको ये बताना चाहते हैं, आई के साइज पर ड्रग का अमाउंट ज़्यादा या कम देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जितनी भी ड्रग्स दी है, आइज ने जितनी लेनी थी वो ले ली है, उसके बाद आप और भी ड्रग देंगे तो वो आइज से बाहर चली जाएगी। मोर ड्रग देने पर मोर इफेक्ट नहीं आने वाला है ना, इस तरह का कोई इफेक्ट हमको देखना है। जैसे कि टेबलेट 500 की जगह मैंने 1000 mg की टेबलेट ले ली, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, 2 टेबलेट ली है। लेकिन आई के केस के अंदर ऐसा नहीं है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, लिमिटेड अमाउंट के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली मोर डोज देते जा रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। साइज, आई के साइज पर ड्रग का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जैसा कि हम ओरल डोज के केस के अंदर देखते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड स्ट्रीम में ड्रग ज़्यादा पहुंचेगी, ब्लड स्ट्रीम में ड्रग ज़्यादा पहुंचेगी तो वहां हमें इफेक्ट ज़्यादा मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आई ड्रॉप्स की। आई ड्रॉप्स क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, दीज आर द सेलाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स। सेलाइन का मतलब वही लिक्विड का कंपोजिशन है, पीएच है, जो किससे मिलता है, आई कैविटी से मिलता है। मेडिकेशन है, इन्हें हम कहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, आईज के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ये ड्रग किस किस कैटेगरी के अंदर होती है ये हमें याद रखना है। स्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर होगी, एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी के अंदर होगी, और टॉपिकल एनास्थेटिक होते हैं जो मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं आइज सर्जरी के अंदर, या आइज के हमें ऑपरेशन करने होते हैं, उस टाइम हम टॉपिकल एनास्थेटिक्स यहाँ पे यूज करते हैं। आई ड्रॉप्स क्या करती हैं, सम टाइम हम नॉर्मली भी इसको यूज करते हैं आइज को साफ करने के लिए। हमारी आइज के अंदर कचरा आ जाता है तो उस टाइम आइज का हमारे पास में केवल और केवल सेलाइन सोल्यूशन होता है, यानी कि वो मेडिकेटेड आई प्रिपरेशंस नहीं होती, उसमें पर्टिकुलर कोई मेडिकामेंट नहीं होता है। स्पेशल हमारे पास आई बेस सोल्यूशन होता है, आई सेलाइन सोल्यूशन होता है। इस कैटेगरी को मैं क्या कह देता हूँ, नॉन मेडिकेटेड आई प्रिपरेशंस। क्या बोल देता हूँ, नॉन मेडिकेटेड आई प्रिपरेशंस। तुमने नॉर्मली ना हॉस्पिटल्स के अंदर आइज को साफ करने के लिए कचरा वगैरह जाएगा तो तुम हॉस्पिटल में या केमिस्ट से आई कैप्सूल मिलते हैं, उसके अंदर सेमी सॉलिड टाइप क्या है मटेरियल है, उसको आइज में डालते हैं, वो नॉन मेडिकेटेड है, उसमें कोई मेडिकामेंट नहीं है, बेस है वो आई बेस का, जो नॉर्मली हमारी आइज का जो कचरा है उसको साफ कर देता है। तो इस टाइप की प्रिपरेशंस हमारे पास में क्या होती है, आई मेडिकेटेड आई प्रिपरेशंस होती है, जो हमारी आइज को लुब्रिकेटिंग जैसे क्या देती है, इफेक्ट देती है। ये हमें याद रखना है। तो अब हम आगे बात करें ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड जेल की। ये हमारे पास में आई की सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ऐसा हम क्यों दे रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो आई का कॉन्टैक्ट टाइम है वो किसके साथ में,
इन प्रिपरेशंस के साथ में लंबे टाइम तक रहे। अब यहाँ पे इरिटेशन को रोकने के लिए ये प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल प्रिपरेशंस होनी चाहिए, याद रखना है। और ये कहाँ अप्लाइड की जाएगी, कंजक्टिवा एंड आईलिड मार्जिन, हमारा ये जो आईलिड है इसके मार्जिन के साथ और कंजक्टिवा के साथ अप्लाइड की जाती है। एम क्या है, यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, जो कॉन्टेक्ट टाइम है आई प्रिपरेशंस का, जो उसके अंदर मेडिकामेंट है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, बस यही हमारा रीजन है। इस कारण से हमने जो आई की लिक्विड फॉर्म है, जो मेडिकामेंट है, उसको हमने क्या कर दिया, ऑइंटमेंट और जेल फॉर्म के अंदर इंड्यूस कर दिया। ऐसा क्यों है, अगर यहाँ पे हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए हम ये इस टाइप की प्रिपरेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं आइज के अंदर। अब हम बात करते हैं ओटिक डोजेस फॉर्म। बच्चों, ओटिक डोजेस फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, ईयर प्रिपरेशन है। क्या है, ईयर प्रिपरेशन है, यानी कि इंसर्टेड इनटू ईयर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंसर्टेड इनटू ईयर। नॉर्मली ईयर प्रिपरेशंस को हम क्या कहते हैं, ओटिक डोजेस फॉर्म कहते हैं। अपने दिमाग में रखना है, ऐसी डोजेस फॉर्म जो ईयर के अंदर अप्लाइड की जाएगी उसे हम किस नाम से जानते हैं, ओटिक डोजेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम बात करें ओटिक डोजेस फॉर्म के अंदर, सबसे पहले ईयर ड्रॉप्स की, जिस तरह से आई प्रिपरेशन सस्पेंशन की फॉर्म के अंदर है, इमल्सन्स की फॉर्म के अंदर है, सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर है, तो सेम है बेटा, ये भी अपने को याद रखना है। हमारी जो आई ईयर ड्रॉप्स होती हैं सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर मिलेंगी, सस्पेंशन की फॉर्म के अंदर मिलेंगी, एंड इवन इमल्सन्स की फॉर्म के अंदर ये मिलेंगी। बस डिफरेंस ये है कि इन्हें हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ईयर कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। पर्टिकुलर ड्रॉपर है जो मेजरमेंट के साथ हमें मिलता है, मेजरमेंटेड ड्रॉपर दिया जाता है विद आई प्रिपरेशंस के साथ। ड्रॉपर की हेल्प से हम मेजरमेंट लेते हैं, आइज ईयर का, सॉरी आइज के साथ भी मिलता है, ईयर के साथ, दोनों के साथ मिलता है, ठीक है। अब ड्रॉपर के अंदर हम मेजरमेंट अमाउंट लेते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको हम इंसर्ट करते हैं आइज के अंदर अगर तो आई प्रिपरेशन है, ईयर के अंदर अगर ईयर प्रिपरेशन है तो। अब नॉर्मली ये किस लिए यूज किए जाते हैं, आउटर ईयर और ईयर केनाल के लिए यूज किए जाते हैं। आउटर ईयर की अगर हम बात करें, दर्द होता है, जैसे पिन्ना की बात कर ली है हमने, और हम बात करते हैं ईयर केनाल की। ईयर केनाल हमारा क्या है, ऑडिटरी केनाल है। दूसरे शब्दों में हम इसको और क्या कहते हैं, ऑडिटरी केनाल है। वहां पर इसको यूज किया जाता है जो हमारे आउटर ईयर के पार्ट्स होते हैं। ऑडिटरी केनाल हमारा मिडल ईयर का पार्ट्स है, याद रखना। ईयर ड्रॉप्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरह से सेकंड प्रिपरेशन, अच्छा एम क्या है, एंटीसेप्टिक एम रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन सब कारण से इसको यूज किया जाता है। जेंटामाइसिन इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम बात करें नेजल ड्रॉप्स एंड स्प्रे। स्प्रे भी नया डोजेस फॉर्म हमने निकाला है ओटिक प्रिपरेशंस का, और ये स्प्रे जो है हाईली स्पीड से पोटेंट मेडिकामेंट नेजल कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज करते हैं, और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर हमारे नेजल कैविटी के अंदर इसको इंड्यूस करते हैं। ड्रग्स इन सॉल्यूशन में बी इंसर्ट इनटू द नोज फ्रॉम ए ड्रॉपर और फ्रॉम ए प्लास्टिक स्क्वीज बोतल। भाई आप कॉमनली यूज करते हैं, नोजल नेजल ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं। द ड्रग में हैव ए लोकल इफेक्ट, एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट, जैसा कि हमने आई प्रिपरेशंस के लिए देखा था। क्या आई प्रिपरेशंस एंड ईयर प्रिपरेशंस, यहां से क्वेश्चन आपको याद रखना है, हैव सेम फॉर्मुलेशन, यस हैव सेम फॉर्मुलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल एंटीहिस्टामिनिक का। मैंने एक एंटीहिस्टामिनिक डोजेस फॉर्म ले ली, उसको मैं ईयर के अंदर भी यूज कर रहा हूँ और आइज के अंदर भी यूज कर रहा हूँ। सेम डोजेस फॉर्म को यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी ये हो जाती है कि शुड बी क्या होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शुड बी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। ये मेरे पास में जो प्रिपरेशंस है कंप्लीटली कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, माइक्रोब्स फ्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप की बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलेगी तो इरिटेशन होगा, पेन होगा, ये सब फैक्टर्स हमें अराइज होंगे। द यूज ऑफ ऑयली नेजल ड्रॉप शुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ पर हमने स्पेशल बात की है, बात क्या की है देखिए, क्यों ऑयली नेजल ड्रॉप शुड बी अवॉइडेड,
बिकॉज ऑफ पॉसिबल डैमेज द सीलिया ऑफ द नेजल म्यूकोसा। हमारा ये जो नेजल चैम्बर है इसके अंदर भी बहुत सारे सीलिया हैं, फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। फिर हमारा जो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है, डस्ट पार्टिकल हैं, और जो म्यूकोसा हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियोसाइडल है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से जो म्यूकोसा निकलता है वो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो म्यूकोसा नहीं निकलेगा। म्यूकोसा नहीं निकलेगा तो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी हमारी जो ईयर की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और हायर इन्फेक्शन दे सकते हैं, सीरियस हमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की ऑयली प्रिपरेशंस को हम हमेशा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमें यहाँ पर एक ये प्रिकॉशंस रखनी है, अवॉइड ऑयली प्रिपरेशंस। क्यों? क्योंकि ये हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने डिफरेंट डोजेस फॉर्म की डिस्कशन किया। मैंने इस सेशंस के अंदर आपसे रेक्टल डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया, ओटिक डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया, और साथ साथ पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया है। तो ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म एक दूसरे से कैसे बेटर थी, कैसे हमने काम किया, कौन कौन सी फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म सेमी सॉलिड है, यस है, लिक्विड है, यस है। रेक्टल डोजेस फॉर्म ऑलवेज कैसी है, सेमी सॉलिड है। पेरेंटल डोजेस फॉर्म ऑलवेज कैसी है, लिक्विड है। ओटिक डोजेस फॉर्म हमेशा कैसी है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, स्प्रे फॉर्म के अंदर है। तो ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म हमने यहाँ पे देखी, डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो मित्रों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को बताइए। जीपेट एवरी ईयर एमफॉर्म पीजी फार्मेसी में एडमिशन्स के लिए एग्जाम होता है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे फुल डिटेल के साथ करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।